इस ये वाली जो है प्लेलिस्ट जो है 2 वीडियोज़ में हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी शायद, पता नहीं कैसे। तो ये वाली वीडियो जो है मैं लेकर आ रहा था प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में पूरी में, लेकिन 2 वीडियोज़ में हो गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हम चल रहे थे पहली वाली वीडियो में चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ चल रहे थे, इसकी हम अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था देख रहे थे। तो चांदी के सिक्कों को रूपक यानी कि रुपया कहा गया, और तथा सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया था। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था? दीनार। और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया था गुप्त में, ठीक है, गुप्त काल में। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में क्या था? उज्जैन जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक, जहाँ व्यापार सबसे अधिक होता था उज्जैन में गुप्त काल में। इस काल में सर्वप्रथम उद्योग वस्त्र निर्माण हुआ, यानी सबसे पहले जहाँ वस्त्रों का निर्माण हुआ वो कौन सा काल हुआ था? गुप्त काल। तो गुप्त काल में सबसे पहले किसका हुआ? वस्त्रों का निर्माण होना शुरू हो चुका था, ठीक है। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था, मंदिर बनवाने की कला का आरंभ गुप्त काल में हो चुका था। यानी धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक मंदिर थे, मंदिरों का निर्माण जो हुआ गुप्त कालीन में हो चुका था। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। अजंता की गुफा कहाँ से? महायान शाखा से संबंधित है। विभिन्न सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, चूंकि मंदिर भी हो गए थे, यहाँ सोने के सिक्के चालू थे, चांदी के सिक्के भी चालू थे, ठीक है। सोने के सिक्कों को मैंने आपको बताया है, सोने के सिक्कों को बताया था कि यहाँ पर सोने के जो सिक्के थे उनको दीनार, और जो चांदी के सिक्के थे उनको रूपक कहा जाता था। तो और मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण होना शुरू हो गया, वस्त्रों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो भारतीय इतिहास को इसलिए गुप्त युग का क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। अच्छा, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप गुप्त काल में ही दिया गया। रामायण और महाभारत के अगर मैं अंतिम रूप की बात करूँ तो वो कहाँ दिया गया? यानी रामायण और महाभारत के बारे में जो लिखा गया वो गुप्त काल तक ही लिखा गया, अंतिम रूप गुप्त काल तक लिखा गया था, ठीक है। प्राचीन भारत में स्थापत्य एवं चित्रकला के विकास की सीमा गुप्त काल के चरम पर थी। मंदिर निर्माण की कला का आरंभ इसी समय हुआ। देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। गुप्त काल में देवी देवताओं का निर्माण हो गया। मूर्ति में की बात करूँ तो ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती, गंगा एवं यमुना आदि की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की 16-17 गुफा एवं 19 गुफा के चित्र एवं वाद भी यही समय पर चित्रित मिले हैं गुप्त काल में, ठीक है। तो अच्छा काल था, यहाँ पे कई चीज़ें मिली यहाँ पर, और एक भारत के लिए ग्रोइंग काल था, ठीक है, जहाँ से अच्छा भारत ग्रो हुआ। इसके पश्चात गुप्त काल का पतन हो गया। इसके बाद क्या होता है? गुप्त वंश जो था वो खत्म हो गया, पूरा समाप्त हो गया गुप्त वंश। इसके बाद जो होता है वो तुम्हारा वर्धन राजवंश या फिर पुष्यभूति राजवंश की बात होती है, जिसका पहला शासक था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हाँ, वही हर्षवर्धन है जिसके बारे में आपने सुना है। हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो गुप्तों के पतन के बाद भारत में सबसे बड़ा राज्य पुष्यभूमि वंश की ने स्थापित किया। गुप्तों के पतन के बाद क्या हुआ? भारत में सबसे बड़ा राज्य किसने किया? पुष्यभूमि राजवंश या फिर वर्धन राजवंश ने किया था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। प्रमाक वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन सा? प्रमाक वर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन। थोड़ा सा पीडीएफ साफ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी पीडीएफ है नोट्सों के लिए, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन पुण्यभूमि वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र और राजवर्धन का छोटा भाई था, ठीक है। हर्षवर्धन कौन था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और राजवर्धन का छोटा भाई था। इसने अपनी बहन राजश्री का विवाह मोकरी नरेश गृह वर्मा से किया था, ठीक है। इसने अपनी इनकी बहन थी राजश्री, उनका विवाह किससे किया? मोकरी से किया। पुष्यभूति वंश जो कि वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है, की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, ठीक है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन जो हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर थी। फिर हर्षवर्धन का जब शासनकाल हुआ इसमें हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया, ठीक है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है।
हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, जिससे हर्षचरित की रचना की थी। जिसने किसी ने बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना की थी, जो कि हर्षवर्धन के काल में उनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसेंग आया था, भारत में आया था। हर्षवर्धन का शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री हेनसेंग आया था। और चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में कौन आया था? फाहियान, भारत में चीनी यात्री आया था। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में हेनसोंग आया था। ठीक है, हेनसेंग। हेनसेंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसेंग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नया लड़का था। ठीक है, युवा था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन भी एक अच्छे लेखक थे। प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद की रचना की। उसे साहित्यिक सम्राट भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को साहित्यिक सम्राट भी कहा जाता है। पुलकेशिन तृतीय, इसके बाद कौन आए? पुलकेशिन तृतीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। पुलकेशिन तृतीय यानी पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को क्या किया? हरा दिया। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? हिंदू सम्राट कहा जाता है। यानी वर्धन वंश का जो है अंतिम शासक हर्षवर्धन, और हिंदू सम्राट का भी अंतिम शासक हर्षवर्धन माना जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन की सेना में कम से कम 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार और 5,000 सैनिक थे। ठीक है, दैनिक 500 ब्राह्मण और 1,000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था हर्षवर्धन। ये उनके कुछ व्यवहारिक रूप थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है भाई साहब तुम्हारा राष्ट्रकूटा एम्पायर। कौन सा? राष्ट्रकूटा एम्पायर। कांची, कलिंग, मालवा, श्रीशैल, टंक, कौशल, ये कुछ इसमें स्थान थे शायद। ठीक है, इसमें मतलब कि आते हैं, ये छोटे मोटे वंश हैं ये तो। ठीक है, छोटे मोटे वंश थे। दांती दुर्गा इसमें राजा, एक शासक था दांती दुर्गा, जिसे दांती वर्मन या दांती दुर्गा के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की इसने क्या की थी? संस्थापक था राष्ट्रकूट का। कृष्ण की बात करें तो 756 से 744 कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना, कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई? कृष्णा ने कराई थी। अच्छा, दांती दुर्गा के चाचा कृष्ण फर्स्ट ने बद्री की त्रिमयक एक को परास्त करके 757 में नवोदित राष्ट्रकूट साम्राज्य का अधिकार ग्रहण कर लिया। इसके बाद है गोविंद सेकंड। छोटे मोटे शासक आए हैं गोविंद सेकंड। 744 780, कृष्ण एक के बाद गोविंद एक सिंहासन पर बैठे। फिर उसके बाद ध्रुव 780 से 793। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंद सेकंड के बाद सिंहासन पर बैठे। गोविंद, फिर उसके बाद गोविंद थर्ड 793 से 814, वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघ वर्ष, फिर उसके बाद अमोघ वर्ष, छोटे मोटे शासक हैं ये तो। अमोघ वर्ष सब, अमोघ वर्ष 800 से 873। अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट वंश के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। इसके बाद कृष्ण सेकंड 878 914। अमोघ एक के निधन के बाद कृष्ण सेकंड राजा बने। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्र तीन, फिर उसके बाद गोविंद आर। यहाँ से आप नोट कर सकते हो अपना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मोस्टली पॉइंट लिखे गए इनके बारे में। ठीक है, कृष्ण एक के पोते और चेदी राजकुमारी लक्ष्मी के पुत्र अपने पिता का जगदुंगा के समय से पहले निधन के कारण राज्य के सम्राट बने। गोविंद अमोघ वर्ष द्वितीय के छोटे भाई चिंगमलपुर के कालश अमीरपुर से वर्णित 930 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा बने। इसके बाद आता है तुम्हारा गुजरा प्राथी हार 700 से 900 एडी में। इसमें चौहान वंश गुजर प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। ठीक है, चौहान वंश की बात होती है इसमें। चौहान कोई राजपूत माना जाता था। तो राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध गुजर प्रतिहार वंश था। राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध गुजर प्रतिहार वंश था। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। प्रतिहार वंश की किसने स्थापना की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किंतु वंश का महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट था। कौन था? नागभट्ट था। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुजर प्रतिहार शासक मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी थे। ठीक है, मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना, और महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसूदी भारत आया। ठीक है, ये एक और आए थे महिपाल के समय, बगदाद निवासी अलमसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय
ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार वंश का अंत किया। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंत कर दिया था किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने। अच्छा, 1117 में वंश के अंतिम शासक राज्यपाल 1017 में 1117 में ईस्वी में वंश के अंतिम शासक राज्यपाल ने महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ ही वंश का अंत हो गया। इसके बाद आता है भाई साहब चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश आता है। तो चौहान वंश की बात करें तो छठी शताब्दी में अजमेर के निकट शाकंबरी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? शाकंबरी ने शाकंबरी में वासुदेव ने इस चौहान वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने अच्छिद्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अच्छा, वाक्यतराज प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक था। पीडीएफ की अगर हम बात करूँ तो पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राम ने अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राम ने अजमेर नगर की स्थापना की। महमूद गजनबी की सेना का अर्णराज ने हराया था। अर्णराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसन में चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय ने राम पिथौर भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा गया है। 1911 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिससे गौरी पराजित हुआ। ये मुख्य है 1191 और 1192। तो 1191 में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है। दूसरा हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हुआ? तृतीय युद्ध हुआ जिसमें चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया। ठीक है। तृतीय में प्राचीन भारत में भारत हिंदी कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कौन थे? दरबार में थे। प्राचीन भारत के प्रथम कवि चंद्रबरदाई प्रथम हिंदी कवि के कौन थे? चंद्रबरदाई थे। प्रथम कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, जो कि चंद्रबरदाई ने हिंदी भाषा में प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासु की रचना की थी। ठीक है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ठीक है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। चंदेल वंश, इसके बाद आता है चंदेल वंश। अभी छोटे मोटे वंश आ गए, चंदेल वंश आ गए। चंदेल वंश, अभी छोटे मोटे वंश भी अपना विभागों में बट रहे थे। चंदेल वंश का संस्थापक था कौन था? चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नानुका। कौन था? नानुका। 831 से 845 बीसी की बात है, सीई की। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था। किसने कराया था? यशोवर्मन ने करवाया था। अच्छा, धंग चंदेल वंश का महानतम शासक था। आप यहाँ से मैं कह रहा हूँ नोट कर सकते हो। बहुत अच्छी, और आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को भी आप डाउनलोड करोगे तो अधिक नहीं पड़ती है मेरी वीडियो। आप ओल्ड वीडियो क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है उनको डाउनलोड करोगे तो 40-45 MB में डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, धंग चंदेल वंश का महानतम शासक था कौन था? धंग चंदेल वंश का महानतम शासक था परमार्द देव। इस वंश का अंतिम शासक था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार्द देव। ठीक है। इसके बाद आए राजपूत कालीन प्रमुख राजवंश। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी जिसे बोला जाता है। ठीक है, गुजरात के सोलंकी, और इसे गुजरात के सोलंकी बोला जाता है। इसकी स्थापना मूल राज फर्स्ट ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? चालुक्य वंश यानी कि राजपूतकालीन वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? मूलराज फर्स्ट ने की थी। इस वंश के शासन भीमराज प्रथम के समय 1025 में महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को यहाँ लूटा था। ठीक है। अच्छा, भीमराज प्रथम के सामंत बिमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जयसिंह ने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण किया। बंगाल का पाल वंश, ये छोटे मोटे वंश है तो इसमें अधिक समय मैं नहीं दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से आप नोट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है। बंगाल का पाल वंश देखिए, पाल वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। किसकी? बंगाल के पाल वंश की। पाल वंश धर्मपाल बुद्ध के धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल वंश, धर्मपाल बुद्ध। और इसके बाद बंगाल का सेन वंश था।
ठीक है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? बल्लाल सेन ने किसी लिखी? दान सागर नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, भल्लाल सेन ने दान सागर नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम शासक था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रारंभिक शासक सामंत सेन, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो 600 प्लस सवालों की जो लड़ी आने वाली है उसको देखना ना भूलें कैसे भी, ठीक है। मैराथन में कोशिश करूंगा एक ही मैराथन में हो जाए, नहीं तो अधिकतर 2 मैराथन में तो पक्का होगी वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1202 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बादामी वातवी चालुक्य राजवंश, ये कुछ उसके राजवंश के शासक थे, ठीक है। आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की अगर हम बात करूँ तो दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश पहले आया पल्लव वंश, ठीक है। पहले कौन आया? पल्लव वंश। दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश कौन आया? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक माना जाता है पल्लव वंश का। पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम कांची थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? महाबलीपुरम कांची थी। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी नरसिंह वर्मन दूसरे जो कि पल्लव वंश ने कांची को केदारनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के रथ मंदिर पर निर्माण करवाया था, ठीक है, निर्माण करवाया था। इसके बाद आया बादामी वातपी से चालुक्य। अच्छा, बादामी वातापी के चालुक्य। तो पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। उसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने प्रथम ने हराया था तथा उसने समय में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था। हैंसोंग आए थे, ठीक है, जैसा कि वो पता ही है यहाँ भी। और पल्लव वंश, अब देखिए ये पल्लव वंश के कुछ राजा थे, आप लिख सकते हो। साफ नहीं दिख रहा तो जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे भी इतना साफ नहीं दिख रहा, पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ में साफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है चोल चेरा पांड्या, ये थे कुछ। तो ये चोल वंश था, चोल वंश के कुछ शासक थे। चोल वंश के मुख्य शासक थे अच्छे शासक थे विजय रक्त चोल, राजाराज चोल और राजेंद्र चोल, ये कुछ मुख्य थे, ठीक है। तो चोल शासकों में पल्लव के सामंत थे। और 9वीं शताब्दी में विजय ने चोल वंश की स्थापना कर तंजौर ने अपनी राजधानी बनाया था। विजय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल शासक यमराज प्रथम ने तंजौर में वृद्ध विहार शिव का मंदिर निर्मित करवाया था। राजाराम प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीत लिया था यहाँ पे। अब इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित कर केंगकोंडा गोलमपुरम नगर की स्थापना की। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग की पॉइंट अच्छे थे जिस पर मैंने जोर दिया, ठीक है। इसके बाद वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा नदी के कूदकर आत्महत्या कर ली थी। राजेंद्र तृतीय कुरुमंद्र प्रथम के चोलसा साम्राज्य का शासक बना। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि प्राप्त की थी। बस यहाँ पे आपका अंतिम ये शासक था चोल वाला, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो ये थी आपकी संपूर्ण प्राचीन इतिहास था। तो 2 पार्टों में हो गया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पता नहीं उसमें क्या वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो संपूर्ण आपको इसकी पीडीएफ तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम से ले लेना। और ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। और भाई बड़ा था, ठीक है, एक ही वीडियो में जाता तो ठीक था प्राचीन इतिहास, ठीक है। और इसमें 600 प्लस जो वाली क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको देखना ना भूलें। उसको देखने के बाद आपकी प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, माइंड में ही छप जाएगा, दोबारा लिखने की पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।